इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हुई हैं, एक्सटेंसिव मुज़ाकरात किए हैं दिन रात। हमारी उनको हर्ट करने की मिलिटरीली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकत है। एक वो करना चाहते नहीं हैं और एक उनकी कैपेसिटी नहीं है कि किसी वक्त भी इनको अपना खतरा होता है कि अपना सर्वाइवल हो जाता है। बड़ी बड़ी ताकतें अफगानिस्तान में इंटरफेयर करती रहती हैं। उनको पता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ गई तो वो तो इररिलेवेंट हो जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौजू शामिल करेंगे। वो मौजू जिस पर हम देख रहे हैं कि आलमी दुनिया की भी नज़रें जमी हुई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी नाकामी का शिकार हो चुका है और अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का इस हवाले से अहम बयान सामने आया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी सरगर्म है। तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान तालिबान वफ्द ने अपने वादों से पीछे हटने की कोशिश की और गैर संजीदा बयानात दिए, इल्ज़ाम तराशी के जरिए माहौल को बिगाड़ा। और हकीकत ये है कि जब से अफगान तालिबान रजीम इक़्तिदार में आई है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह TTP और BLA जैसे गिरोहों को अफगान सरजमीन पर पनाह देना और इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई न करना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक हौसला अफजा पहलू ये भी है कि तुर्की और कतर और जो दीगर ममालिक हैं वो मुज़ाकरात में बतौर मसालहतकार शरीक थे। उन्होंने न सिर्फ तालिबान के मायूस कुन रवैये को करीब से देखा बल्कि ये भी नोट किया कि किस तरह वो दहशतगर्दों के खिलाफ अमली इक़दामात से गुरेज कर रहे हैं। और अब यही दो बरादर ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत भी कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और इंटेलिजेंस चीफ अगले हफ्ते इस्लामाबाद का खुसूसी दौरा करेंगे ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए अमली इक़दामात पर बातचीत हो सके। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि इन सिफारती कोशिशों के बावजूद भी सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं हो रही है? तालिबान रजीम जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर क्यों नहीं आ रही है? ये तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 12 दौर चले हैं, मुज़ाकरात की बात हुई है, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो वो कहते हैं ना, ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा और मुज़ाकरात हो नहीं रहे। फिलहाल अभी डेडलॉक बरकरार है। डेडलॉक बरकरार रहने की बुनियादी वजूहात आपकी नजर में क्या है? बहुत शुक्रिया माहम, आपने इनवाइट किया। यू वेलकम। देखिए, ये नजर आ रहा था और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता आ रहा था कि ये बड़ा रेयर एक होगा और अनयूजुअल होगा अगर कोई एग्रीमेंट हो जाए, बिकॉज इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हुई हैं। पहले भी थी, कुछ सरप्राइज नहीं है, लेकिन इस दफा क्योंकि मई का वाकया हुआ है, हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या इन्वॉल्वमेंट है और वो बहुत बेहतर बारगेन ऑफर करने की पोजीशन में इस दफा तालिबान के टीम को। इसी वजह से आपने नोट किया कि हेड में नहीं बन रहा और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कई दफा कहा कि वो राय लेते थे, इनपुट लेते थे, जाहिर है ब्रेक्स के दौरान, या स्टॉल कर जाते थे, डिले करना चाहते थे। देखिए, पहले तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें अपने तुर्क भाइयों का और कतरी दोस्तों का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, जो जाहिर है अपना एक क्रेडिबिलिटी स्टेक पर लगाकर हमें साथ दे रहे हैं। इतने ज्यादा उन्होंने एक्सटेंसिव मुज़ाकरात किए हैं दिन रात। पिछला जो टेन्योर में हुआ था, जो पिछली दफा मुज़ाकरात इस्तांबुल में हुए थे, हमारी टीम तकरीबन 94 घंटे वहां ठहरी थी, जिसमें से 50 घंटे मुज़ाकरात हुए थे। आप देखिए 18-18 घंटे भी नॉन स्टॉप एंगेजमेंट हुई थी। तो ये उनको क्रेडिट जाता है कि वो एक, क्योंकि सिंसियर हमारा भाइयों जैसा दोस्त है तुर्क, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिसको कहते हैं। ठीक है माम, एक और चीज हमें नोट करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा दिल दिखाया जी। ये नहीं, हमने ये बिग हार्टेडनेस इसलिए दिखाई है कि हम चाहते हैं कि अमन हो। हालांकि हम एक सुपर पावर है, सॉरी, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। इसके बावजूद वो हमें शायद हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। देखिए, हमें याद रखना चाहिए, जो आपकी ताकत होती है ना दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की या हर्ट करने की, वो ही आपकी बार्गेनिंग पावर होती है, जिसका मतलब है कि द पावर टू हर्ट इज द पावर टू बार्गेन। हमारी उनको हर्ट करने की मिलिटरीली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकत है, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसी वजह से तुर्की और जो आपने देखा कतर के जो दोस्त हैं, इसलिए हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होने के बावजूद हम एक पैरेलल लेवल पर एक ऐसे तालिबान गवर्नमेंट से कर रहे हैं मुज़ाकरात जो रिकग्नाइज भी नहीं है दुनिया से, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, एथिकल भी नहीं है। उसके बावजूद क्योंकि एक पावर ग्रुप है जिसका कंट्रोल है, हम उसको रियलिटी समझते हुए बातें कर रहे हैं उससे।
ये हमने बेक हार्टेडनेस दिखाई थी। जी। और जैसे मैंने कहा कि हमारी जो पावर टू पनिश या पावर टू क्रिएट पेन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है, इसके बावजूद हमने वो वो एडवांटेज नहीं मिला हमें जी। जो बारगेन के तौर पे मिलता है। जितने आप मजबूत होते हैं और दुश्मन को ज्यादा नुकसान या तकलीफ पहुंचा सकते हैं, दुश्मन जो होता है या दूसरी काउंटर पार्टी जो होती है वो जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, नोइंग कि अगर उन्होंने ना ताउन किया तो जाहिर है उनको एक पनिशमेंट मिलेगी या उनको यकीनन खालिद साहब, इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो है वो पाकिस्तान बड़े दिल का मुजाहिरा कर रहा है। अफगान वफ्द की अगर हम बात करें तो जुबानी यकीन दहानी तो करवा रहे हैं, मगर तहरीरी मुआहदे से गुरेज करें, ये क्या वजह है? कोई उनकी हिकमत अमली है या एतमाद की कमी है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, वो इसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा। दो वजह से, एक वो करना चाहते नहीं है और एक उनकी कैपेसिटी नहीं है। सही। अब चाहते क्यों नहीं है, वो दो वजह से हैं। एक वजह इंडिया फैक्टर है, जाहिर है वो जैसे मैंने कहा ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ बारगेन के तौर पर इसको यूज करते हैं। और दूसरा उनके अंदर इंटरनल इतनी जैसे पावर हब्स है, सारे ताकत का सारा सोर्स है, सारे एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं, बहुत स्ट्रांग लॉबीज है वहां पे, बहुत सारे मुल्कों का इन्फ्लुएंस है बाय द वे इसी रीजन के अंदर। तो जब ये सारा कुछ होता है तो वो एक ग्रुप को इतना नहीं धकेलते या अगेंस्ट द वॉल नहीं करते कि उन्हीं के खिलाफ बाकी ग्रुप इकट्ठे होकर तालिबान को टॉपल करते। तो वो जैसे कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव वाला का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यानी यहां से मैं आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो करना ही नहीं चाहते और कर भी नहीं सकते। जैसे मैंने कहा वो ये मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर सोर्सेज है वहां पर कि किसी वक्त भी इनको अपना खतरा होता है कि अपना सर्वाइवल हो जाता है खतरे में। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इन लोगों के लिए जो इंस्टेबिलिटी होती है यही इनका रोजगार है, यही इनकी लाइवलीहुड है, यही वजह है जिसकी वजह से डॉलर फ्लो इन करते हैं और बड़ी बड़ी ताकतें अफगानिस्तान में इंटरफेयर करती रहती हैं। उनको पता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ गई तो वो तो इररिलेवेंट हो जाते हैं। उनको तो दुनिया नहीं पूछेगी कि आप क्या करते हैं या आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं। खालिद साहब, तीसरी वजह ये भी हो सकती है ये टीटीपी बीएलए इनके कंट्रोल में नहीं है, ये दहशतगर्द इनके सुनने को भी तैयार नहीं है, इसलिए भी ये एतमाद नहीं कर पा रहे हैं। जी, एक बड़ी वजह यही है माम, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि उनके कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि इतने स्ट्रांग पावर है। ये कोई रिकॉग्नाइज्ड इलेक्टेड लोगों के नहीं है ये गवर्नमेंट, जिन्होंने वोट दिया हो, जिन्होंने दोबारा वोटिंग के लिए जाना हो, जिन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम करना हो। वो सिर्फ अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए सारी हुकूमत करते हैं कि हमें और स्ट्रांग किस तरह होना है। वो लोगों के लिए नहीं आते हैं और ना आए हुए हैं, आप देख लें। अच्छा, वो सर्वाइवल के लिए सिर्फ करते हैं, और सर्वाइवल वो इसीलिए करते हैं कि हम अगर किसी दूसरे ग्रुप को छेड़ेंगे तो हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा ग्रुप मिलकर हमारे खिलाफ खड़े हो जाए और हमें हटा दे पावर से। तो ये सिर्फ डे टू डे चलते हैं और डे टू डे बार्गेन करते हैं। आपने नोट किया, वीक टू वीक या मंथ टू मंथ। ये लॉन्ग टर्म कोई पीसफुल की तरफ वो जाना भी नहीं चाहते, जैसे मैंने कहा, और जा भी नहीं सकते क्योंकि उनको बार्गेनिंग चिप बहुत अच्छी मिलती है और खासतौर पर इंडियन फैक्टर इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। ये सारा मिलाकर इस वजह से बदकिस्मती से हालात को पॉजिटिव नजर नहीं। यानी कि यूं कह लें, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दहशतगर्दी के हवाले से ही मार्केटिंग करते हैं और जो उनको मौजू पहलू लगता है उस पर वो गौर करते हैं और दीगर चीज़ों की तरफ आते नहीं, आमने की तरफ आना ही नहीं चाह रहे। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आप कैसा देखते हैं? सिफारती सतह पर जितना दबाव डाल सका है पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो आपके ख्याल में ये जो मौक़िफ़ है बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक कितना मजबूत और कितना आप समझते हैं कि मौसर है? देखिए वहाँ में बहुत सारे दोस्त में जो तजिया करते हैं और वो मिलिट्री ऑप्शन ही बाज़ दफा रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है, हमें एक मिलिट्री अपना जोर या मसल दिखाना चाहिए और हमें एलिमिनेट करना चाहिए। और मैं इसको सपोर्ट नहीं करता है और मैं ये कहता हूँ कि इसको हमें एक डेटरेंस के तौर पे यूज करना चाहिए। टेररिज्म के खिलाफ आप मैदान में जंग उतर के ये प्रोलॉन्ग होती है, ये आपकी चॉइस से खत्म नहीं होती है, क्योंकि टारगेटिंग उनकी मर्जी की होती है। जगह वो तलाश करते हैं कहाँ हमने दहशतगर्दी करनी है, किस इंटेंसिटी से करनी है, किस टाइम पे करनी है। तो मैं खौफजदा होकर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमने दुनिया को बावर कराया कि हम इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद बड़ा दिल कर रहे हैं। इसी वजह से तुर्की और कतर आपको सपोर्ट करें। इसीलिए दुनिया में हमने मॉरल एसेंडेंसी, जिसको कहते हैं ना कि एक अपर हैंड पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल की है, क्योंकि दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि हम बहुत रिस्ट्रेन कर रहे हैं, यानी हम बहुत हाथ रोक कर चल रहे हैं, बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में कल अगर खुदा ना खास्ता हमें करना भी पड़े ये ऑपरेशन,
तो दुनिया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगी और वो अप्रिशिएट करेगी कि हमने बहुत ज्यादा हौसला या बर्दाश्त दिखाई है। जी। तो ये लॉन्ग टर्म में काम आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, हमने कैरेट एंड स्टिक दिखाना है। एक दफा हमने स्ट्रेंथ दिखा दी थी, अब हम नेगोशिएट को पूरा चांस दे दिया है। लेकिन अगर नहीं चलता तो फिर बाय कंपल्शन, जैसे कह रहे हैं, नॉट बाय चॉइस, नॉट टू द एक्साइटमेंट। तो खालिद साहब, अगर नहीं चलता तो क्या पाकिस्तान को सख्त सिफारती या सिक्योरिटी इकदाम पर गौर करना चाहिए, या अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं और इसी तरह ही चलना चाहिए, इसी पैटर्न पर चलना चाहिए? देखिए माम, सिफारती तो आप उधर यूज करते हैं जहां एक रिकग्नाइज गवर्नमेंट होती है और ऑफिशियली अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर होती है या उसके स्टेक्स होते हैं। उसके स्टेक्स दुनिया में कोई नहीं है, उसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन है। रूस ने सिर्फ रिकग्नाइज किया हुआ है, हिंदुस्तान ने अपनी एम्बेसी बनाने का ऐलान किया है। ये तो उनकी रिकग्निशन या एक डिप्लोमेटिक स्टेटस है, तो उनको लूज करने को है कुछ नहीं। इसीलिए वो कन्फ्रंटेशन में रहते हैं ताकि वो बार्गेन कर सकें और कल को पाकिस्तान से वो चाहेंगे कि हमें रिकग्नाइज भी कराया जाए। और उनके कोई 8.2 बिलियन के करीब असासे हैं जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं। हो सकता है वो बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करना चाहें। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि डिप्लोमेटिक इस तरह के प्रेशर, इन पॉलिटिकल प्रेशर पर काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी रिकग्निशन ही कोई नहीं है। ये दोस्त जो कर रहे हैं यही काफी है। सिर्फ चाइना को ऐड किया जा सकता है मेरी नजर में, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक फैक्टर है और जाहिर है उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और चाइना ने इनको सीपैक में शामिल होने के लिए भी इनवाइट किया हुआ है और उन्होंने यहां तक कहा कि हम ट्रेन बनाते हैं, लिंक करेगी अफगानिस्तान को चाइना के साथ। तो चाइना ज्यादा इंसेंटिव भी दे सकता है और ज्यादा प्रेशर भी डालने की पोजीशन है। तो चाइना भी प्रेशर डालने की कोशिश कर सकता है। खालिद साहब, ईरान की जानिब से भी पेशकश की गई है, तो ईरान कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है? मेरा ख्याल है ईरान बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर सकता है एज कम्पेयर टू चाइना या टर्की, जितना मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा कोई आइडियल रिलेशनशिप उस तरह नहीं रहे। एक सेगमेंट है जो इनको सपोर्ट करता है, ईरानियन डायरेक्ट एफिलिएशन रखते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लुएंस इनका ग्रुप वाइज ही है ईरान का। मेरा ख्याल है उतनी मीनिंगफुल नहीं कर सकता जितना चाइना कर सकता है। और ऑल्दो चाइना ने किया भी है कोशिश, लेकिन मुझे लगता है कि हमें चाइना के थ्रू ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए एज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वो रीजनल पावर है, वो इकोनॉमिक हब है, वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन कर सकता है और बहुत ज्यादा इंसेंटिव भी दे सकता है अफगानिस्तान को। और आपको पता है हिंदुस्तान ने अपनी तरफ सिर्फ इंसेंटिव बेस्ड इंक्लिनेशन अपनी तरफ रखी हुई है, ना किसी और वजह से। सही। तो खालिद साहब, ये सारी सूरत हाल में आप खिते में अमन होता देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डेडलॉक बरकरार है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे हैं, बिल आखिर कोई ना कोई मुमालिक, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, चाइना रोल प्ले कर सकता है, तो अगर रोल प्ले करे मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं या स्टिल ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? जी देखिए, जब तक ये बार्गेनिंग होती रहेगी, जैसे मैंने कहा कि तालिबान के लिए जो इंस्टेबिलिटी है यही स्टेबिलिटी है। इनके लिए कैश का इनफ्लो आता ही तब है जब अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होगी। तो जब ये जैसे बिडिंग होती है कि रेट बढ़ता जाता है, उसी तरह अगर इंडिया इसको यूज करता रहेगा उस वक्त तक नहीं होगी स्टेबिलिटी। और इंडिया के लिए बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है कि उसको कोई डिफेंस का एक्सपेंडिचर करने की बजाय, फ्रंट लाइन पे आके पाकिस्तान को एंगेज करने की बजाय बैकयार्ड से हमें स्टैब कराए या इंस्टेबल करे, वो कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल भी लगता है और उसको फेस सेविंग भी मिलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ये तो डिप्लोमेटिकली उसको एक उस सेंस का क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसान ये सोल्यूशन है। इसका होता तो जाहिर है ईरान, तुर्की, उनके डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस एजेंसियां, हम बहुत सीरियस कर रहे हैं। हमारे भी एडवाइजर टू सिक्योरिटी वहां मौजूद थे जिनके पास डाटा भी है, इंफॉर्मेशन भी है। इतना कुछ दिखाने के बावजूद अगर वो डिनाइल मोड में है तो मुझे अभी इतना पॉजिटिव नजर नहीं आता जब तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन ना हो, खासतौर पर चाइना की या सऊदी अरब। तो मुज़ाकरात का अमल इतना आसान होता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का।